सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया में मैं अलीना अलियास, समी इब्राहिम, राना ताहिर मेरे साथ और आज मोहम्मद सलीम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे उसमें कराची में तजावज़ात के खिलाफ जो ऑपरेशन हो रहा है कुछ उस हवाले से बात करेंगे। केस की समाअत थी और जस्टिस गुलजार के बहुत अहम रिमार्क्स आए हैं और उन्होंने कहा है कि कोई भी कानून से बालातर नहीं है और इनडायरेक्टली और डायरेक्टली उन्होंने कहा है कि जो अकाउंटेबिलिटी है वो अक्रॉस द बोर्ड होनी चाहिए। कुछ उस हवाले से बात करेंगे और जो चैनल्स के लाइसेंस दिए गए हैं कुछ उस हवाले से भी हम आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। जी समी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया अलीना, आपने जो स्टोरीज़ बताई हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उसके आज 2 बेंच, वैसे तो सारे बेंच उसके बड़े इंपॉर्टेंट केसेस की समाअत कर रहे हैं, लेकिन ख़ास तौर पर एक जस्टिस गुलजार साहब का जो कराची में जिसकी वो 2 मेंबर बेंच है जस्टिस मियाँ खेल के साथ, और इधर इस्लामाबाद में जस्टिस आसफ सईद खान खोसा, जस्टिस एजाजुल एहसन और जनाब जस्टिस फैसल अरब, वो देख रहे हैं जो बच्चों की जो फ़ीसें हैं, जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं, उनकी जो प्राइवेट स्कूल में फ़ीस का मामला जो एक रिव्यू पिटीशन मालकान ने फ़ाइल की हुई है, वो दोनों ये केसेस। लेकिन इसके साथ साथ आज हमारे साथ चौधरी मोहम्मद सलीम भी हैं प्रोग्राम में, जो पेमरा ने जो 8 न्यूज़ चैनल्स दिए नए करंट अफेयर्स के और न्यूज़ के, उनमें से एक लाइसेंस टेलन उनकी जो कंपनी है सियालकोट से, जो स्पोर्ट्स की भी है और उन्होंने अपना मीडिया हाउस भी बनाया लाहौर में, ख़ासा कंप्लीट कर चुके हैं, उनको हमने बुलाया क्योंकि ये सारे जो इश्यूज़ हैं ये रिलेटेड हैं। कहानी असल में ये है, ये मैं आपको जो मैं बिल्ड करना चाह रहा हूँ वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो जहाँ जहाँ पर भी जो माफियाज़ हैं, जहाँ जहाँ पर जो लोग इस वक्त काबिज़ हैं, वो एक तो पाकिस्तान के अवाम का जो माल है वो उनको वापस नहीं कर रहे, दूसरा जो नए आने वाले हैं उसको तो किसी भी कारोबार में घुसने की इजाज़त ही नहीं है। तो आज जस्टिस गुलजार भी उस कब्ज़ा माफिया से हमें डील करते हुए नज़र आए कराची में। जस्टिस आसफ सईद खान खोसा भी वो जो स्कूल बड़े बड़े ये जो चेन्स हैं, इनका जो माफिया है जो पूरे पाकिस्तान में, जिसे वो द ट्रेडिंग नॉलेज फॉर मनी, जिन्होंने तालीम को एक कारोबार बना दिया और प्रॉफिटेरिंग इतनी है 40% मुनाफा है, लेकिन आके अदालत में कहते हैं कि नहीं जी हमें कोई मुनाफा नहीं है। वो हमने कहानी, और फिर सलीम साहब को भी हमने बुलाया कि ये पाकिस्तान का मीडिया भी कब्ज़ा ग्रुप है एक यहाँ पर। पिछले 25-30 साल पहले तो 2-3 अखबार थे, 70 साल से वो काबिज़ थे, फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया तो उन्होंने लाइसेंस हासिल कर लिए, फिर एक PBA बन गई, ये 4-5-6-7 बड़े चैनल्स हैं जो काबिज़ हैं, इश्तिहारों को कब्ज़ा करते हैं। मैं आपको बताऊँ सूरत हाल उनके कब्ज़े की इतनी है कि आज सहाफ़ी, एक शाहिद मेतला सीनियर सहाफ़ी, उनके साथ और भी 25-30 सहाफ़ी थे, उनके साथ ज़्यादती हुई, किसी चैनल ने खबर नशर नहीं की। मैं आपसे, और वो बेचारे जो यूनियन लीडर हैं वो अपने चैनल में कुछ नहीं कर सकते, दूसरे लोगों को गालियाँ वालियाँ निकालने के लिए आ जाते हैं, अपना वो एक करने के लिए। कोई उनसे, मैं आपसे ये अर्ज़ करूँ, देखें आप अंदाज़ा करें, वैसे लोगों को नौकरियों से निकाल रहे हैं, लोगों की तनख्वाहें कम कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो यूनियन में उनको सर्व कर रहे हैं तो उनको रिटायरमेंट करने के बाद भी कॉन्ट्रैक्ट पे नौकरी दी हुई है। एक बिल्कुल एक इस तरह का चक्कर चला के 2 नंबरी करके तो पूरा इन्होंने वो कब्ज़ा किया हुआ है पूरे का पूरा। और उसमें ये जो नए लोग आए, ये जो आ रहे हैं, और इंशाल्लाह ये कामयाब होंगे। उस दिन बड़ा विजन अपना दिया था चौधरी मोहम्मद सलीम साहब ने भी, को ये बिल्कुल वो जो एक कब्ज़ा माफिया इस वक्त है उसके ख़िलाफ़ जो जंग है, ये तो खैर अभी आने प्रोग्राम में शुरू होने से पहले मेरे से बात कर रहे थे तो इन्होंने कहा कि हम प्यार और मोहब्बत से ही चलेंगे। बड़ी अच्छी बात है, पहले इन्हीं की तरफ हम चले जाते हैं। सलीम साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज हमें फिर ज्वाइन किया, बड़ी अच्छी बातें, और आपका विज़न जो हमने सुना था जिसमें आप एक बिल्कुल पाकिस्तान की बात कर रहे थे, और इंशाल्लाह ये चैनल आने चाहिए ताकि ये जो एक कब्ज़ा ग्रुप है या यहाँ पर जो एक चीज़ें हैं वो सब ख़त्म होनी चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया, आपको तवक्को थी कि ये PBA जाएगी अदालत में? क्योंकि मेरे पास तो ये इत्तला है कि जिस दिन आपके ये लाइसेंस ऑक्शन हो रही थी उस दिन भी ये सारे चैनल्स और इनके जो सीनियर रिपोर्टर्स हैं ये वज़ीर इत्तलात के पीछे चढ़े हुए थे, प्राइम मिनिस्टर के पीछे चढ़े हुए थे, और उनकी तरफ बार बार यही बात थी
कि पैमरा से कहें कि खुदा के लिए इस ऑक्शन को रोक दे, ये ऑक्शन नहीं होनी चाहिए, और बहाना ये बनाया कि जी अभी केबल के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है, DTH आएगा तब आएगा। तो क्या प्रॉब्लम, आपसे किसी ने रब्ता किया या आपने, अब आप समझ रहे हैं कि आप भी जाएंगे पैमरा में अदालत में इस पूरे केस के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समी इब्राहिम साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि 3 दिन पहले आपसे बात हुई और आज दोबारा फिर ये बात वही चैनल के सिलसिले में शुरू हुई है। मुझे भी पता चला है कि कुछ लोग जो है वो उन्होंने जाके स्टे लिया। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि इंशाल्लाह ताला हमने जो है ना कोर्ट में खुद जाना है, पैमरा भी जा रहा है, लेकिन हम भी कोर्ट में जा रहे हैं और हमारे जो लॉयर हैं वो इसकी तैयारी कर रहे हैं। और चूँकि पहले ये देखें कि कितने सालों बाद लाइसेंस मिले हैं, मतलब कि 10 साल के बाद एक अगर इंडस्ट्री में कुछ थोड़ी सी अचीवमेंट हुई है, कुछ नए लोग आने शुरू हुए हैं, तो हमारे जो पुराने दोस्त हैं, मैं उनको दोस्त ही कहूँगा कि उनको तो सगों खुश होना चाहिए कि इंडस्ट्री के अंदर नए लोग आएंगे तो उससे इंडस्ट्री बेहतर होगी, हज़ारों लोगों को इससे रोज़गार मिलेगा और गवर्नमेंट का जो है इस वक्त रेवेन्यू वो भी बढ़ेगा। तो मेरा ख्याल है कि कोर्ट से हमें इंशाल्लाह ताला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये स्टे को हमने ख़त्म करवाना है। बाकी रही बात, मैं खैर उस तरह का सख्त मीडिया लफ्ज़ नहीं बोलता, लेकिन मैं कहता हूँ कंपटीटर, तो जो एक दूसरे का कंपटीटर होता है उसका हक होता है कि वो कोर्ट में भी जाता है, वो हम इंटरनेशनल मार्केट में काम करते हैं, वो दूसरा हमारा कंपटीटर जो है वो प्राइसें भी कम देता है। तो हमें पहले एक्सपीरियंस है, जैसे मैंने आपको ये बताया कि हम इंटरनेशनल मार्केट से बिज़नेस लेके आते हैं। ये जो लोग हैं ये तो कंपटीशन कर रहे हैं सिर्फ विद इन ए कंट्री, 5 से 10 लोगों का आपस में है, 50 लोग होंगे। तो हमारा जो कंपटीशन होता है उसमें तो हमारा दूसरी कंट्री के साथ भी कंपटीशन होता है, हमारा चाइना के साथ, हम चाइना हमारा कंपटीटर है, इंडिया हमारा कंपटीटर है, बांग्लादेश हमारा कंपटीटर है। तो हम फिर वहाँ से भी बिज़नेस लेके आ रहे हैं। तो हमने बिज़नेस करने के लिए ये पूरा एक हमने प्लान किया है, जो मैंने उस दिन आपको बताया था कि हमने, हो सकता है हमारे दोस्तों को ये चीज़ अच्छी ना लगी हो कि हमने नए लोग लेके आने हैं और हमने अब अपने मीडिया हाउस में जिधर अभी भी मैं बैठा हूँ यहाँ पे ट्रेनिंग भी शुरू कर दी है नौजवानों की। और उससे हमने देखना यह है कि हमने ना तो गवर्नमेंट की तरफ देखना है ना किसी सलीम साहब, आप ये किस बुनियाद पे कह रहे हैं कि उनको ये चीज बुरी लगी होगी कि आप लोग नए लोग लेकर आएंगे, ट्रेनिंग करवाएंगे? बिकॉज उनकी तरफ से जो की गई है पिटीशन, उसमें ये कहा गया है कि बेसिकली ऑलरेडी 80 चैनल्स थे, तो मजीद की गुंजाइश नहीं है। जिनको पहले लाइसेंस दे दिया गया है वो तो अपने चैनल्स चलाएं, उसके बाद देखेंगे नए चैनल्स का क्या करना है और नए लाइसेंस का क्या करना है। सलीम साहब नहीं, ये देखें कि मुझे खैर ज़्यादा नहीं पता, लेकिन मैं ये कहूँगा कि 10 साल बाद अगर इंडस्ट्री में आए हैं तो उसमें गैप था। तो अगर ना होता तो पैमरा जो है, ये पैमरा ने ओपन ऑक्शन की है और उन्होंने सारी चीज़ें देख के ही लोगों को लाइसेंस दिए हैं। और इसलिए कोई ऐसी वजह नहीं है कि उनको ये कहें कि भाई उनकी बात ही सिर्फ सुनी जाएगी। हम भी अपना पूरा मौक़िफ़ जो है वो वहाँ कोर्ट में बयान हमने करना है। और इंडस्ट्री, ये एक ऐसी बात हुई कि 10 साल एक इंडस्ट्री में नए लोग ही नहीं आए तो भी उसमें स्पेस नहीं बनी, उसमें स्पेस है। तो इसीलिए पैमरा ने लाइसेंस दिए है ना। अगर सिस्टम में कोई कमी है तो सिस्टम को बेहतर किया जाए, अगर कैपेसिटी कम है तो कैपेसिटी को बढ़ाया जाए। अगर हमारे पास आर्डर आते हैं तो हम ये तो नहीं कह सकते कि भाई हमारी कैपेसिटी नहीं है, ये तो हमें पहले सोचना चाहिए आर्डर लेने से। तो हम तो जब हम देखते हैं सारी चीज़ें तो फिर हम ऑर्डर लेते हैं, प्राइसिंग करते हैं। तो इसलिए मेरा अपना ख्याल है कि मुझे तो बिल्कुल कोई किसी किस्म का फ़िक्र नहीं है। अल्लाह के घर में पूरी उम्मीद है कि जैसे हमने बताया उस दिन कि अगर 8 लोगों में जाके हमने विन कर लिया, एक लाइसेंस ले लिया पैमरा से, तो इंशाल्लाह ताला हमने कोर्ट में भी खुद जाना है। मैं कोर्ट में जा रहा हूँ, दूसरे मेरे दोस्त जाएँ ना जाएँ, हम कोर्ट में जा रहे हैं और कोर्ट हमें इंशाल्लाह ताला हमें रिलीफ देगी और हम हमारे लाइसेंस जो है वो बहाल होंगे। हमने तो इन्वेस्टमेंट कर दिया, मीडिया हाउस बन गया, लोगों की ट्रेनिंग शुरू है, हमारा स्टाफ यहाँ पे काम कर रहा है हमारे, तो इसलिए हम पीछे नहीं हटेंगे इंशाल्लाह ताला। तो आप बिल्कुल इसका फिक्र ना करें, मुझे भी कोई फिक्र नहीं है। नहीं, इंशाल्लाह हम तो बड़े जज्बे के साथ इस फील्ड में आए हैं और हमने इसमें
जी, हम तो आपको खुश आमदीद कहते हैं इसमें, और तमाम को इसमें एक नई एक सोच आनी चाहिए। और माशाल्लाह आप कामयाब बिजनेसमैन हैं, तो अगर 8 पावरफुल पार्टीज़ नहीं आती हैं तो डेफिनेटली जो पिछली 3-4 जो पार्टियां हैं, क्योंकि देखिए ये इसका बड़ा ताल्लुक है इससे, क्योंकि ये मीडिया रिलेट्स टू पावर, बिजनेस पावर, तो वो लोग पावर शेयर नहीं करना चाहते। वो अपनी एक चैनल के मालिक तो ये कहते थे कि हम सदर लगाते हैं, हम वज़ीर आज़म लगाते हैं। तो ये अब अगर एक स्ट्रॉन्ग पार्टी आती है मुकाबले में, तो एक उनको फियर हो सकता है कि शायद उनका जो इन्फ्लुएंस है उस पर कोई कंप्रोमाइज़ हो। लेकिन बहरहाल आपने ये बात बिल्कुल सही कही, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़े काबिल फाजिल बड़े कानून को समझने वाले जज हैं। अतर मिनुल्लाह साहब उनके चीफ जस्टिस हैं, मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब हैं, वहाँ पर मोहसन कियानी हैं, आमिर फ़ारूक हैं। ये बहुत समझदार सारे जज हैं, और बिल्कुल आपका जो मौक़िफ़ है अगर आप आएंगे सुनेंगे तो उसके मुताबिक फ़ैसला होगा। हमारे साथ ही रहिए सलीम साहब। मैं एक और जो बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी है उसकी तरफ मैं एक मेरा जी सलीम बरियार कर लें जी, चौधरी मोहम्मद सलीम बरियार जी, बिल्कुल बरियार साहब। ये बिल्कुल आपसे भी हम अभी और भी मज़ीद बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट जो या पावर की, जी, पावर के ऊपर बिजनेस नहीं होता। पावर आने बाने जाने वाली चीज़ होती है। पावर एक दिन किसी के पास होती है तो वो हुक्मरान होता है, उसका ऑर्डर चलता है 22 करोड़ आवाम पे। जब उसकी पावर जाती है तो फिर वो किस जगह पे होता है? पावर पे बिजनेस नहीं हो सकता। बिजनेस को बिजनेस मॉडल रखें। इनको नुकसान क्यों हो रहा है? यही नुकसान हो रहा है कि इन्होंने अपनी लॉबियाँ बना के, तो गवर्नमेंट का फोकस किया हुआ था कि भाई मेरा तलक ज़्यादा है तो मुझे इश्तिहार मिले, और दूसरे कहा मुझे ये बिजनेस आएगा। बिजनेस मॉडल था ही नहीं, इसमें सारी पावर चल रही थी, और कभी पावर नहीं रोकी जाती। वही पावर एक बाप के पास होती है, फिर बाप की जब एज ऊपर चली जाती है तो वो पावर शिफ्ट उसके बच्चों में होती है। वो उस बाप के पास पावर नहीं रहती, पावर नहीं ऑटोमेटिकली दूसरे के पास जाना होता है। तो इंशाल्लाह ताला ये पावर का हमारा कोई मकसद पावर वाला नहीं है। हम बिजनेस मॉडल लेके आ रहे हैं, और आप देखेंगे अच्छा बिजनेस करेंगे, और इंशाल्लाह ताला सबके साथ मिल के भाईचारे के साथ करेंगे इंशाल्लाह। ज़बरदस्त चौधरी सलीम बरियार साहब, हम वी विश यू बेस्ट ऑफ लक इन दिस। और बिल्कुल ये बहुत अच्छी एडिशन होगी इस सोच के साथ। अगर आप आएंगे तो डेफिनेटली बिजनेस मॉडल्स होंगे, तो इससे रोज़गार मिलेगा, सहाफ़ियों को रोज़गार मिलेगा, और इससे बहुत ज़्यादा जो पाकिस्तान के अंदर जो मुख्तलिफ नैरेटिव्स हैं, पाकिस्तानी नैरेटिव बिल्ड होगा। अभी तो एक बहुत बड़ा इशू के बस ख़बर के नाम पर प्रोपेगेंडा ज़्यादा किया जा रहा है। अलीना, आप चलते हैं कराची। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री, वहाँ पर जस्टिस गुलजार ने आज बिल्कुल वज़ीर आला सिंध को ये कहा है कि कराची को उसी हालत में बहाल करना है। और वहाँ पर उन्होंने सईद गनी साहब जो पीपल्स पार्टी के वज़ीर हैं, जिन्होंने ये कहा था कि मैं बिल्डिंग्स नहीं गिराऊंगा, मैं अपनी वजारत छोड़ दूंगा, उनको बुला लिया है, तलब कर लिया है। और जो मेयर कराची हैं जनाब वसीम साहब, उनको भी कहा है कि ये बेसिकली आपका जो सियासी जनाजा, उन्होंने कहा कि ये इसीलिए निकला है सारे का सारा यहीं पर सियासी जनाजा क्योंकि कराची की जो सूरत हाल है इस वक्त, वो तो वहाँ पर फुटपाथ पे, वहाँ पर हॉस्पिटल्स के सामने, प्लाट्स, पार्क्स, हर जगह पर एक कब्जा ग्रुप है। और वहाँ पर एम्प्रेस मार्केट को क्लियर कराया। तो जस्टिस गुलजार ने ये, क्योंकि उन्होंने वो खुद कहे, देखें ये वो जज हैं जो खुद जाते हैं, इनको आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते। गुलजार साहब वहाँ पर गए, उन्होंने कहा कि फिर दोबारा कब्जा होना शुरू हो गया। और फिर उन्होंने कहा कि ये क्या बात है कि हॉस्पिटल के सामने और वहाँ पर एम्बुलेंस खड़ी करने के नाम पर आपने उन पर कब्जा कर लिया। फिर उन्होंने ये कहा कि ये जो फुटपाथ हैं उसके ऊपर आपने कब्जे कर लिए और आपने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना ली हैं। उन्होंने ये ऑर्डर दिया कि 1 महीने के अंदर अंदर जो कराची सर्कुलर रेलवे है उसके हवाले से उसके ट्रैक को क्लियर किया जाए। उन्होंने कहा, इससे पहले भी ये कहा गया था, जिस पर फिर ये कहा इन्होंने, जो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, इन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि ये कैसे ये अदालती हुक्म है कि हम कैसे लोगों को घर गिराएं। अब ये समझने की बात है अलीना और राना साहब कि पिछले 15, 20, 30 साल में वहाँ पर MQM और पीपल्स पार्टी, शहरी हुकूमत MQM की रही है और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है ज़्यादातर वो पीपल्स पार्टी की रही है। पिछले 10-11 साल से तो वही हैं। पार्क्स पर कब्जे किए गए हैं, वहाँ पर बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज़ को बिल्कुल कोड़ियों के भाव जो है वो ज़मीन अलॉट कर दी गई है। जो रिफाई प्लाट थे उन पर कब्ज़ा कर लिया गया और वहाँ पर जो तजावज़ात इतनी है कि शहरों में आदमी चल नहीं सकता। रेलवे ट्रैक के ऊपर
इन्होंने घर बना लिए सारे के सारे वो, और तो अब क्योंकि ये सब कुछ किया गया है सियासी मफादात देने के लिए और पूरा मुनाफा बनाने के लिए। अच्छा, इसमें सब इदारे शरीक हैं, इसमें वहाँ पर जो कंटोनमेंट बोर्ड वाले हैं वो भी उसमें शरीक हैं। और आज जो सेक्रेटरी डिफेंस की जो रिपोर्ट थी उसको चीफ जस्टिस फ्यूचर चीफ जस्टिस गुलजार ने कहा कि मैं नहीं मानता इस रिपोर्ट को, बड़ी उन्होंने बरहमी का इजहार किया। उन्होंने बड़े सख्त रिमार्क्स दिए थे इस हवाले से, उन्होंने बड़े बहुत सख्त। और देखिए वो अक्रॉस द बोर्ड एरियाज हैं, मार्कीज हैं, कंटोनमेंट में बहुत से ऐसे इलाके हैं, और भी काफी उन्होंने बात की थी। अक्रॉस द बोर्ड आप ही वो बात करें। अक्रॉस नहीं आप करें, बिल्कुल जी, सही आपने please, पॉइंट आउट किया कि अक्रॉस द बोर्ड उन्होंने, चाहे कोई प्राइवेट लोग हैं, चाहे कोई किसी इदारे को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्होंने कहा कि ये जो ज़मीनों को आप कमर्शियल कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं, और ये जो आप कहते हैं कि हमने ये अपनी फलां कम्युनिटी के बेनिफिट के लिए हमने ये बनाया, हमें क्या पता कि वो पैसे कहाँ पे जा रहे हैं। बिल्कुल है। आज जस्टिस गुलजार ने अक्रॉस द बोर्ड उन्होंने जो बातें कही हैं उस पे उन्होंने सिंध को रिस्पांसिबिलिटी दी है, बस अल्लाह करके वो कर लें, क्योंकि मेरे ख्याल में उन्हीं की हुकूमत रही है ज़्यादातर सिंध में, जो कि जिसकी तरफ आपने भी इशारा किया। कैंटोनमेंट बोर्ड की जो नजरसानी की दरखास्त थी ना, आज उसको उन्होंने मुस्तरद कर दिया। बिल्कुल ऐसा। उन्होंने कहा कि कतई तौर पर मैं कोई किसी तरह का भी रिलीफ नहीं दिया जा सकता, और अदालती अहकामात पर उन्होंने कहा है कि अमल किया जाए। और उन्होंने कहा कि आप क्या चाहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट को बंद कर दें? हमने जो अहकामात वो आपको पूरा करना पड़ेंगे, तो अगर आप हमारे अहकामात को पूरा नहीं करते तो फिर क्या हम सुप्रीम कोर्ट को बंद कर दें? बड़े आज उनका जो लहजा था, तो उसमें अटार्नी जनरल साहब से भी आज अदालत ने सवाल किया। उन्होंने कहा कि ये अदालती अहकामात पर आप कहते हैं अमल किया गया, तो ये फिर जो इतना बड़ा शादी हॉल चल रहा है ये कैसे चल रहा है? तो उन्होंने कहा वो इस मामले में कुछ कन्फ्यूजन था, अदालती अहकामात जो हैं उसकी कुछ उस नुक्ते के लिए फ़ाइल को देखने की ज़रूरत है। तो जस्टिस गुलजार ने कहा फ़ाइल देखने का टाइम गुजर गया, अब अहकामात पर अमल करना पड़ेगा। और देखिए मैं आपको बताऊं, इसमें एक बहुत अच्छी मिसाल मैं आज आपको देने लगा हूँ। जस्टिस साकिब निसार ने भी यहाँ पर जो इसी तरह का एक हुक्म दिया था इस्लामाबाद में, इन द हार्ट ऑफ इस्लामाबाद, आपपारा के पास जो सड़क थी वो एक इदारे ने सिक्योरिटी की वजह से और जेन्युइन कंसर्न होंगे उन्होंने उसको अपने पोजीशन में ले लिया और सड़क को बंद कर दिया, जिस पर जिस वक्त इस्लामाबाद में तजावुज़ात हटाने का प्रोसेस शुरू हुआ और ये फैसला किया गया, तो उस पर उस इदारे को भी बुलाया गया और कहा गया कि भैया आप ये खाली करें। तो और फिर उन्होंने भी उस सड़क को खाली किया। ये है पाकिस्तान के अंदर जुडिशल एक्टिविज़म के फ़ज़ाइल। राना साहब, उस बड़े ताकतवर इदारे को वो जगह खाली करना पड़ी, अब वहाँ पर मेरी और आपकी गाड़ी चल सकती है। तो आज जस्टिस गुलजार ने यही कहा, उन्होंने कहा कि जनाब ये कोई इससे बचा हुआ नहीं है, चाहे कोई कंटोनमेंट बोर्ड है, चाहे कोई DHA है, कोई इससे बचा हुआ नहीं है, सबको इस पर अमल दरामद करना पड़ेगा और हम इस पर अमल दरामद कराएंगे। और देखें ये होगा भी तब अगर हम अक्रॉस द बोर्ड काम करें। ये नहीं हो सकता कि मेरा तो घर आप गिरा दें, आप शायद मेतला को और दूसरे 25 जो बेचारे गरीब साफ़ी हैं उनको तो आप वहाँ से बेदखल कर दें, लेकिन अपने बंदों को वहाँ पे बिठा दें, ऐसा नहीं होगा, या कोई ताकतवर आदमी वहाँ पर। ये है भाईजान, ये मसला नहीं है। आपने जो बात की ना कि ये क्यों होता है, ऐसे होता ये है कि गरीब के नाम पर ये जैसे रेलवे ट्रैक के साथ किसी गरीब का घर छोटा सा बनवा दिया, उसकी आड़ में जो कीमती जगह हैं उन पर ये बासर लोग कब्जे कर लेते हैं। और ख़ास तौर पे जो आपने ये सिंध हुकूमत जिस पर आज जस्टिस गुलजार काफ़ी बरहम भी हुए, उसकी वजह क्या है? वो सिंध के वज़ीर बल्दियात हर मामले में आकर टांग अड़ा देते हैं टीवी पर और कहते हैं जी मैं ये नहीं होने दूंगा, गिरने नहीं दूंगा, फलां नहीं करूंगा, वजारत छोड़ दूंगा। तो आज उस पर जस्टिस गुलजार साहब ने कहा ना कि आए ज़रा बताएं कि आपने ये बयान क्यों दिया। इसी तरीके से आप ये देखें कि कराची इतना खूबसूरत शहर था, उसका इस कब्ज़ा माफिया ने कैसे बेड़ा गर्क किया। और अब जब से जस्टिस गुलजार साहब ने ये अज़म किया है कि हमने कराची को उसकी असल हालत में बहाल करना, आप देखें काफ़ी तजावुज़ात के ख़िलाफ़ वहाँ ऑपरेशन हुआ, ख़त्म हुई, लेकिन इसके बावजूद इनकी नीयत जो है सिंध गवर्नमेंट की वो जाहिर होती है। सईद गनी को अपने तौर पे बयान दे रहे हैं, वो बयान है जो आसफ जरदारी का बयान है, वो बयान है जो मुराद अली शाह का बयान है। तो ये लोग हैं जो अदालती अहकामात की राह में रुकावट बनते हैं। इसलिए ये क्यों गरीब को आगे करते हैं?
कि जी गरीब की झोंपड़ी, गरीब का, अब देखे ना शरीफ अभी भी खानदान यही है, कहा है ना, शरीफ कोर्ट ने तो खानदान यही से कहा है ना राना उनके साहब, महल्लात का पूछा जाए जो तो वो कोर्ट क्या ने देते कहा हैं, है, उन्होंने कहा है वज़ीर आला सिंध जो है वो अब इसको देखेंगे कि किस तरीके से चीजों का कर वज़ीर आला तो खुद शामिल है, वो जाली अकाउंट्स में भी शामिल है, कब्जा माफिया में भी शामिल है, शुगर मिलों के स्कैंडल में भी है। उन्होंने क्या देखना, देखें ये बात ये है, यहाँ पे वो कल जो इमरान खान ने कहा ना पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग में, अल्लाह करे कि वो इसमें कामयाब हो जाए। उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह 1 साल के अंदर पाकिस्तान में ना ये करप्ट अनासर जो है ना फर्क हो जाएंगे। अब देखना ये है कि वो किस हद तक ये काम कर पाते हैं, लेकिन पाकिस्तान को चलाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए इन कब्जा माफियाओं को और ये कब्जा दूसरे जो ये माफिया सईद गनी साहब इस्तीफा दे देंगे क्योंकि वो ऑपरेशन तो होगा तजावुज़ात के खिलाफ, सईद गनी को जवाब देना पड़ेगा। सईद गनी ने ये बयान क्यों दिया? सईद गनी को वो अदालती अहकामात का मजाक उड़ाते हैं। उन्हें इस्तीफा भी दे देना चाहिए। इस्तीफा दें या ना दें, मुराद अली शाह ने भी देना एक दिन, इसके बाद आप देखें होता क्या है। इस्तीफा दें या ना दें, लेकिन जस्टिस गुलजार ने बुला लिया है सईद गनी साहब को, और अब वो जो बड़ा तुम तड़के से जो बात कर रहे थे कि हम बिल्डिंगें नहीं गिराने देंगे, कैसे नहीं गिरेगी गैर कानूनी बिल्डिंग? आज कहा ना उन्होंने उनको जो जस्टिस ने लेकिन जो भी आप रिपोर्टें पेश करते हैं, जिसपे जस्टिस गुलजार साहब ने कहा था कि ये जो आप रिपोर्ट पेश करते हैं, या आंखों में धूल ना आप डालें और ना ही लॉलीपॉप हमें दें, हमें पता है कि इस रिपोर्ट की क्या अहमियत है, थोड़ा उस हवाले से भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन प्रोग्राम में वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। समी साहब, इसी केस की समाअत के दौरान जस्टिस गुलजार ने एक और बड़े अहम रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा हम तो पैदा ही शहीद होने के लिए हुए हैं, क्या पता मैं भी शहीद हो जाऊं या मारा जाऊं। ये मुकालमा कर रहे थे वो अटॉर्नी जनरल से। काश ये जज्बा जो है वो हमारे पॉलिटिशियंस में, वो बेसिकली आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि जस्टिस गुलजार आज ही वाज वेरी आउटरेजियस, बड़े वो इस मामले पे बड़े बरहम थे, और उनका जायज़ था ये उनकी जो बरहमी कि जब एक अदालत ने ऑर्डर कर दिया है तो आप क्यों नहीं उस पर अमल करते। उन्होंने आज वो जो SBCA के DG हैं उनसे कहा कि वो बारबेक्यू टुनाइट के सामने बिल्डिंग बन रही है, अभी तक नहीं आपने हटाई, वहाँ पर क्या आपने उसका किया? उन्होंने कहा जी वो नैब की तहकीकात चल रही हैं। सोचिए, उन्होंने कहा गुलजार साहब ने कि जो नैब है ये सुप्रीम कोर्ट से बड़ा इदारा है। देखिए यहाँ पर जो कब्ज़ा माफिया, जो असल बुनियादी तौर पर जो हम ये स्टोरी कर रहे हैं, ये जो प्रोसीडिंग्स हैं, इसमें आपको आवाम को ये अंदाज़ा होगा कि ये जो पॉलिटिशियंस हैं या ये जो पावरफुल ग्रुप हैं, ये किस हद तक पाकिस्तान पर काबिज़ हैं, पाकिस्तान की ज़मीन पर काबिज़ हैं, कारोबार पर काबिज़ हैं। और इन्होंने जो वहाँ पर अभी एक और देखें माल कैसे बनाते हैं। यूनिवर्सिटी रोड जो है उसकी 1 साल पहले कारपेटिंग हुई है, अब वहाँ पर के इलेक्ट्रिक जिसने कराची का भट्ठा बिठा दिया है, कराची के लोग तरस गए हैं बिजली को, और वो एक करप्शन की अजीब कहानी है के इलेक्ट्रिक। और उन्होंने अब आके वो जो कारपेटेड रोड थी उसको उधेड़ना शुरू कर दिया कि जी हमने अपने पाइपलाइन बिछाने। भाई 1 साल पहले कहाँ थे आप? क्या इदारे आपस में कोऑर्डिनेट नहीं करते जिस वक्त वो ये सारा काम करते हैं? तो उन्होंने आज जस्टिस गुलजार साहब ने बुनियादी तौर पर मैसेज क्या दिया है कि कोई कंप्रोमाइज़ मैं नहीं करने वाला। और मैं आपको अभी ये सईद गनी साहब को बुलाया, उन्होंने आए बयान करें, ज़रा ये गुफ्तगू सुन लें जो उस वक्त जिस वक्त ने ये गैर कानूनी तामीरात गिराने का हुक्म दिया था उसको इन्होंने क्या कहा कि घर हैं। लेकिन जो गैर कानूनी चीज़ है, जो जिसने किसी जगह पे बना ली ज़बरदस्ती कब्जा करके सरकार की ज़मीन पर, वो घर नहीं है, वो गैर कानूनी तामीरात हैं। अब जब गैर कानूनी तामीरात के बारे में हुक्म दिया जस्टिस गुलजार ने, तो सुने क्या कहा था उस वक्त सईद गनी साहब ने। एक बात मैं यकीन से कह रहा हूं कि अगर कोई ऐसी सूरत आ गई कि मैं कोई रास्ता ना मिले और कहा जाए घर तोड़ो, तो मेरा वाज़े मौक़िफ़ है कि वो घर हम नहीं तोड़ेंगे, हम नहीं तोड़ेंगे। अच्छा, अब आपने ये सुना कि मेरा, यानी ये सुप्रीम कोर्ट के बारे में कह रहे हैं कि मेरा वाज़े मौक़िफ़ है कि मैं ये नहीं तोड़ूंगा। नून लीग भी ये कहती थी हमारा वाज़े मौक़िफ़ है कि हम जेल नहीं जाएंगे, लेकिन अब कोट लखपत जेल में आराम फरमा रहे हैं। अब जब ये कोर्ट ने बुला लिया सईद गनी साहब को आज, तो उसके बाद जो सईद, हालांकि भले आदमी है सईद गनी साहब, मैं पीपल्स पार्टी की जो लॉट है उसमें ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट, और एक बड़ा इनका वर्कर्स घराने से इनका ताल्लुक है, बड़े मिडिल क्लास आदमी है, और मैं ये ज़ाती तौर पे जानता हूँ कि करप्ट नहीं है। लेकिन अब आज क्या कह रहे हैं सुने ज़रा। मैंने ये भी कहा कि अगर मुझे उस वक्त बतौर वज़ीर बल्दियात ये कहा जाएगा कि आप घरों को तोड़ दें, तो मैं वजारत को छोड़ना दूँगा, मैं घरों को नहीं तोड़ूंगा। मैं अपनी इस बात पर आज भी कायम हूँ कि अगर अदालत मुझे कल बुलाए, परसों बुलाए, हफ्ते दिन बाद बुलाए, मुझे कहे कि बतौर लोग। देखिए, अब जो बात है ये उससे कतई तौर पर मुख्तलिफ है कि मैं इस्तीफ़ा दे के चला जाऊँगा। तब
वो क्योंकि वो जो सोच थी वो पीपल्स पार्टी की सोच, अपने कायदीन की सोच को बयान फरमा रहे थे कि बिल्कुल नहीं करूँगा। अब जस्टिस गुलजार को, अदालत को इतना इल्म है चीज़ों का। अब सुनिए ज़रा उन्होंने आज क्या कहा। उन्होंने कहा कि पंजाब कॉलोनी, दिल्ली कॉलोनी में 8-8 मंजिला बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं, वहाँ पर पानी नहीं है, वहाँ पर लिफ्ट नहीं है, और जेब मार्केट समेत पूरे सदर में वहाँ पर गैर कानूनी पार्किंग बनी हुई है। अब आप मुझे ये बताइए, उन्होंने कहा कि मैं रोज़ाना जाता हूँ सदर में और गैर कानूनी पार्किंग और आपको नज़र नहीं आती, तो उन्होंने कहा जी मैंने अब ऑर्डर कर दिया, क्या बता दें। ये मूव नहीं करते इदारे। और वसीम अख्तर साहब से उन्होंने कहा कि ये जो आपका सियासी जनाजा निकला है ना, यहीं से सियासी जनाजा निकला है, क्योंकि उन्होंने कहा कि वो फलां बिल्डिंग में आग लगी थी और वहाँ पर हम जा नहीं सके इसलिए कि बड़ी तंग जगह थी वहाँ पर और तजावज़ात थी। तो उन्होंने कहा यहीं पर आपका जनाजा निकला, सियासी जनाजा आपका। क्या आपने इस शहर को, इस शहर के साथ जो MQM ने किया है, जो शहरी गवर्नमेंट ने किया है, जिस तरह इन्होंने चाइना कटिंग की है, जिस तरह भत्ते लिए हैं, जो इन्होंने बर्बाद किया, वहाँ पे जो जुल्म किया है, अब ये अपनी मासूम शक्लें लेके आ जाते हैं, लेकिन इन्होंने शहर का सत्यानाश कर दिया। भले उस वक्त क़यादत पैसे मांगती थी और ये जो लोग खुद भी बेचारे वहाँ पर मजबूर थे, लेकिन बहरहाल इसका जो अच्छा काम था उसका भी इनको भी क्रेडिट जाता है। तो बुरे काम के बारे में भी लोग इन्हें ही कोसेंगे, तो अब हम कोस रहे हैं इनको। तो ये सूरत हाल। अब दूसरा जो मैं आपको बताऊँ अलीना, बड़ा इंपॉर्टेंट केस वो था जो प्राइवेट स्कूल्स की फ़ीस का केस। आज जस्टिस आसफ सईद खान खोसा की सरबराही में उस बेंच ने अपना फैसला महफूज कर लिया, और आज बड़ी एक इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल, यानी मैं इतने इंटेलिजेंट ये सारे के सारे जजेज़ हैं, आज उन्होंने जो एक बात कही है एक मौके पर, क्योंकि जो प्राइवेट स्कूल्स के मालकान ने इसको चैलेंज किया हुआ है 5% कैप को, तो जस्टिस आसफ सईद खान खोसा ने कहा कि आप लेजिस्लेटर के पास जाएं। इन्होंने कहा जी कि लेजिस्लेटर ने, जो वकील साहब ने ये कहा कि उन्होंने वो तकाजे पूरे नहीं किए, तो आसफ सईद खान खोसा साहब ने कहा कि हम ये कैसे लेजिस्लेचर को बताएं कि आप कानून साजी करते वक्त इन चीज़ों का ख्याल रखें, ये चीज़ करें। अगर हम किसी इदारे में मुदाखलत करेंगे उसके कामों में, तो फिर इसका मतलब ये है कि कल वो भी हमें ये कह सकते हैं कि आपने फ़लाँ वकील को 5 मिनट क्यों दिए, फ़लाँ वकील को 10 मिनट क्यों दिए, ये समात 9:30 बजे की बजाय 10:30 बजे क्यों की। तो जो मैसेज था जस्टिस आसफ सईद खान खोसा का कि इदारों को अपनी हदूद में रह कर काम करना है, इतना बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज। उन्होंने कहा कि जो लेजिस्लेचर है, जो मुकन्नना है, हम उसकी जो विजडम है, हम उसकी विजडम को कभी चैलेंज नहीं कर सकते, और उनका एक अपना तरीक़ाकार होगा। जब वो कोई कानून बनाते हैं तो उसके लिए उस कानून पर जाने से पहले उनका एक अपना तरीक़ाकार होगा जिस पे वो सोच विचार करते होंगे। हम ये नहीं कह सकते उन्हें कि आप इस तरीके से सोचें तो फिर आप जो कानून साजी करेंगे हम ये समझेंगे कि वो ठीक है, बिल्कुल नहीं। उन्होंने आज ये वाज़ेह किया जस्टिस आसफ सईद खान खोसा ने कि कानून साजी का जो अमल है, पार्लियामेंट की जो फंक्शनिंग है, वो इंडिपेंडेंट है, और अदालत उसमें किसी तरह की भी मुदाखलत करने का ना कभी सोच रही है और ना कभी सोचेगी। ये दूसरी बात है कि अगर कोई कानून साजी इस तरह की हो कि जिसमें आप फंडामेंटल राइट्स सलब कर रहे हैं, या वो कानून साजी को ऐसी हो जो कानून और आइन के मुताबिक ना हो रही हो, पर्सन स्पेसिफिक हो या कुछ और हो, तो उसके बारे में मामला जब कोर्ट के सामने आएगा तो कोर्ट उस पर अपनी इंटरप्रिटेशन कर सकती है। लेकिन अमूमी तौर पर जो पार्लियामेंट की कार्रवाई है, जो वहाँ पर कानून साजी का अमल है, उसको मुतासर नहीं कर सकते अदालत। लेकिन आज उन्होंने फ़ैसला महफूज कर लिया, और जो बुनियादी तौर पर जो चीज़ थी आज वो बार बार अदालत के सामने ये थी जो उन्होंने वकीलों से पूछा, लेकिन मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि वकील उन्हें मुतमईन नहीं कर सके। उन्होंने कहा कि ये जो कैप है पंजाब गवर्नमेंट ने किया है और फ़ीसों में इजाफा, और जो सिंध गवर्नमेंट ने, हमें ये कानून में बता दें कि ये कैसे आपके फंडामेंटल राइट इससे मुतासर हुए हैं। तो वकीलों के पास कोई जवाब नहीं था। आएँ बाएँ शाएँ, इंडिया, नेपाल, सिंगापुर, बड़े बड़े नाम हैं, मैं वो नहीं लेता वकीलों के, कल हमें अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वो हमारे साथ तो खड़े ही नहीं होंगे, इतना बड़ा वो है। लेकिन बहरहाल फ़ीसें हलाल करने के लिए बोले जा रहे थे, सब्सटेंस नहीं था। लेकिन ये जो जज हैं, ये बड़ी बड़ी इन्होंने महारत से अब ये फ़ैसला इन्होंने महफूज कर लिया, और अब देखते हैं कब ये फ़ैसला आता है। लेकिन मेरा ख्याल है 1 जून से पहले ही आएगा ये फ़ैसला। और अलीना, ये बड़ा एक ये रिव्यू पटिशन है, बड़ा तारीख साज राना साहब फैसला होगा, क्योंकि जो ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है 80-80 लाख रुपए डायरेक्टर की तनख्वाहें, प्रिविलेजेस, और अरबों रुपए का रेवेन्यू, 22 स्कूल की जो वो रिपोर्ट है
ऑडिटर्स की रिपोर्ट जो है उसके मुताबिक तो एक फ्रॉड की कहानी है, एक ऐसी जालसाजी की कहानी है कि आप फज्ड फिगर पेश कर रहे हैं। आप बिज़नेस में ये बताने के लिए कि मुझे मुनाफा कम हुआ है, आपने कर्जे आप ले रहे हैं, आप पैसे वहाँ से निकाल रहे हैं, अपनी कंपनियों को बना के उसको आप पैसे दे रहे हैं और इतनी दो नंबरी है कि मुझे लग रहा है ना सभी साहब आपकी बात से जो रिमार्क्स हैं आज के कोर्ट के, उसमें ऐसा लग रहा है कि शायद क्योंकि फैसला तो महफूज हो गया, वो तो कोर्ट ही बता सकती है कि क्या फैसला किया है। हो सकता है कि लेजिस्लेटर को कहा जाए कि आप इस पे कानून साजी करें और रेगुलेटर जो है उसे अदालत ये इस मूड में नहीं है कि वो ये कहे। अदालत ये नहीं कहेगी कि लेजिस्लेटर इस पे कार्रवाई करे। अदालत जो है वो ये कहेगी, अगर कहेगी तो कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप ये जाएं लेजिस्लेटर के पास, उनको आप कन्विंस करने की कोशिश करें। हमसे आप ये इख्तियार नहीं ले सकते, क्योंकि अदालत इस बात में बड़ी वाज़ेह है कि जो ये आर्टिकल 8 है, जो आर्टिकल 3 है, आर्टिकल 25 है, ये बहुत वाज़ेह तौर पर ये बताता है कि बुनियादी तौर पर जब आप किसी रिजीम में इन हो जाते हैं, जब आप लाइसेंस ले लेते हैं, उसके बाद रेगुलेटर जो भी फैसला करता है आपको वो मानना पड़ता है। ये आपकी चॉइस है कि आप उस बिजनेस से निकल सकते हैं अगर आप ये समझते हैं कि आपको अब कारोबार आप नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आप उसको फंडामेंटल राइट बनाकर चैलेंज नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर अगर आपने लाइसेंस लिया है तो रेगुलेटर ने ये फैसला करना है कि आपकी एज 18 साल है तो आपको लाइसेंस मिलेगा, आपकी आई साइट इतनी होनी चाहिए, 6x6 होनी चाहिए, आप फिजिकली आप ठीक होने चाहिए। तो ये रेगुलेटर का, उसमें मैं ये नहीं कह सकता कि जनाब ये फंडामेंटल राइट की खिलाफ वर्जी हो गई है, आप ये जनाब मेरी आई साइट तो है वो तो 4x4 है तो ये मेरे फंडामेंटल राइट की खिलाफ वर्जी हो गई। इट इज़ फॉर रेगुलेटर टू डिसाइड। अदालत इस मामले में बहुत क्लियर है और उनका ये कहना है बस कि अगर दुआ करते हैं फिर समी साहब के जो रेगुलेटर है उसकी कैपेबिलिटी भी और कैपेसिटी भी हो कि वो इस इशू को हल कर सके, क्योंकि इतने साल से रेगुलेटर ने तो ये फैसला कर दिया ना, रेगुलेटर ने तो इसको तालीम आवाम का है, बाइंडिंग कौन कराएगा आइन के तहत वो तो फैसला हो गया ना। रेगुलेटर ने कहा कि 5% कैप है, हाँ। तो उसके बाद आप नहीं इजाफा कर सकते, तो ये स्कूल वाले इधर आ गए हैं, इजाफा तो हो रहा था नहीं, वो तो रोक दिया, क्या रेगुलेटर ने रोक दिया ना। अच्छा, लेजिस्लेशन बहुत से स्कूलों ने समी साहब इजाफा किया, बहुत से स्कूलों ने इजाफा किया है, ये भी इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है। रेगुलेटर ने तो कह दिया मिल में, किसी शुगर मिल में इतना मुनाफा है जो ये कमा रहे हैं। सिर्फ मंशियात में इतना मुनाफा है, मंशियात में, मंशियात ये कहा एजाजुल हसन साहब ने। देखिए जजेस ने आज एक बात क्लियर की, उन्होंने कहा कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि आप कितने पैसे बनाते हैं, हम आपका मुनाफा आपके उसके खिलाफ नहीं है, ये आपका राइट है आप कितने पैसे बनाते हैं, लेकिन अगर आप हमारे पास आए हैं कि फंडामेंटल राइट की खिलाफ वर्जी हुई तो वो आपको साबित करना पड़ेगा। अलीना, मैं आज फिर हैट्स ऑफ टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा, जस्टिस फैसल अरब साहब, और जब दूसरे बेंचेस में जाते हैं जस्टिस अहमद सईद शेख, फिर उसके बाद जस्टिस उमर अता बदयाल, ये मैं कह रहा हूँ ऐसे ऐसे जज हीरे हैं इस वक्त पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में। उधर आपने कराची में सुना मुजाहिद हैं बहुत शुक्रिया समी साहब आपका भी, राना साहब आपका भी और सलीम साहब आपका भी। आज के प्रोग्राम से हम चारों को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, लाने के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।